उत्तराखंड के हरिद्वार जिला स्थित चिड़ियापुर इलाके से सटा उत्तर प्रदेश का रामदास वाली गांव। बिजनौर जिले के इस गांव में 3 युवा BAMS डॉक्टर्स ने करीब 1 साल पहले डेयरी फार्मिंग की शुरुआत की, वो भी पूरी स्टडी के साथ। फिलहाल डेयरी वाला एरिया लगभग 1.25 बीघा है, जिसमें 20 भैंसे और 1 गाय को रखा गया है। गन्ने की फसल कट जाने के बाद डेयरी को लगभग 50 बीघा में करने की योजना है, जिसमें लगभग 200 भैंसें रखी जाएंगी। डेयरी की खासियत बताते हुए युवा डॉक्टर्स कहते हैं, हमने पहले दिन से पशुओं को ऑर्गेनिक आहार दिया है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो दूध की गुणवत्ता को प्रभावित करता हो। हालांकि यह महंगा है, पर हम बाजार से दाना और अन्य आहार भी ऑर्गेनिक ही खरीद रहे हैं। 1 वर्ष के भीतर हम सब कुछ अपने खेतों में ऑर्गेनिक ही उगाएंगे। डुगडुगी ने इन युवा डॉक्टर्स से बातचीत की। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं और क्या विचार है उनका डेयरी फार्मिंग को लेकर। हमारे साथ हैं डॉक्टर अदिति, डॉक्टर सौरभ और डॉक्टर अंकित मौर्य। आपने शुरुआत की है डेयरी फार्मिंग की। ये एक स्टार्टअप है जिसको आपने शुरू किया है लगभग 1 साल पहले। आप तो मेडिकल फील्ड से रहे हैं अदिति, और अभी उस पर आप काम भी कर रहे हैं, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, और आपने जो अपने सपने बुने होंगे, जो आपने सोचा होगा कि मैं मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ूं। कैसे विचार आया कि मुझे डेयरी फार्मिंग के कॉन्सेप्ट में आगे काम करना है? सर, मैं आगे की तैयारी करने का तो मैंने पहले से सोचा ही था, MD की तैयारी, MO की तैयारी करने का। लेकिन साइड बाय साइड ये भी सोचा था कि कुछ बिज़नेस तो करना है अभी से, क्योंकि फिर बाद में बहुत लेट हो जाती है, तो इसीलिए अभी से सोचा था कि कुछ बिज़नेस तो करना है। फिर साथ में अंकित को आया था ये आइडिया पहले, तो अंकित ने बताया था डेयरी वगैरह का, तो इसने खोली थी पहले। तो फिर हम वहाँ से हमें भी आइडिया आया कि हम भी इसमें अच्छा वो कर सकते हैं। क्या डेयरी फार्मिंग से पहले आपने इसकी स्टडी की है? हमने तो नहीं की थी। जब इसने स्टार्ट किया था तो उसके बाद हमने वो करा था, थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके बारे में। तो आप दोनों चीज़ों को, जो आपकी मेडिकल लाइन है और डेयरी फार्मिंग, इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक दूसरे के साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ जी, हम अलाइन करना चाह रहे हैं साइड बाय साइड ना, दोनों को, क्योंकि हम अपनी स्टडीज़ को भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें भी हमने काफ़ी टाइम लिया है, तो उसको भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, और इसको भी एज अ बिज़नेस पर्पस से अलाइन करना चाह रहे हैं, और देखना चाह रहे हैं आगे चल के कैसे आयुर्वेदा को हम इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा दीदी, एक चीज़ बताइएगा कि जब आपको मौर्य जी ने कहा कि एक कॉन्सेप्ट है डेयरी फार्मिंग का, इंफ्रा मेरे पास है, क्यों ना हम इसमें हाथ आजमाएं, इस स्टार्टअप को आगे बढ़ाएं, तो आपने कुछ विचार किया था, कुछ सोच रहे थे? सब हम तो मतलब काइंड ऑफ लाइक ओपन थे प्लान्स के लिए, कि कोई भी प्लान मिले, पहले कोई आइडिया मिले बिज़नेस के लिए, क्योंकि बिज़नेस करना चाहते थे हम। तो फिर एक साइड से आइडिया मिला, फिर दिखा इसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया था, अच्छी चल रही थी वाली डेयरी, एक्सपीरियंस भी हो गया था, तो हमने कहा कि व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। बिल्कुल, बहुत सही कहा कि हमने सोचा कि क्यों ना इस पर ट्राई किया जाए और इसको, इस विधा को आगे बढ़ाया जाए। हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ। सौरभ जी, आपका स्वागत है डुगडुगी में। थैंक यू। आप भी डेयरी फार्मिंग के कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं, 1 साल आपको हो गया है। क्या सोचा है इसके बारे में? और क्योंकि इससे पहले जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो उससे पहले आप उसका मेरिट डिमेरिट का भी ख्याल रखते हैं, एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो डेयरी फार्मिंग है वो एक लाभ का सौदा है? एक्चुअली सर, जब अपनी डेयरी स्टार्ट करी थी तो रिसर्च तो अंकित ने मेन करी थी। पहले से ही हम एक्चुअली जुड़े हुए हैं, जब 2nd ईयर से हम जुड़े हुए हैं साथ में। हम एक्चुअली सिर्फ 3 लोग नहीं हैं, हम एक्चुअली 7 लोग हैं टोटल। एक डेयरी हमारी यहाँ पे, दूसरी हम खोलना देहरादून में चाह रहे हैं। अब जैसे आपने पूछा था दीदी से कि हम रिलेशन, हमने देखा हम आयुर्वेद के फील्ड से बिलोंग करते हैं और हम डेयरी फार्म खोल रहे हैं, तो ऐसा क्या हमारे दिमाग में आया। देखिए, आयुर्वेद हमको जैसे कि पता ही है कि आयुर्वेद में श्लोक है, पहला ही श्लोक ये है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमंचा, यानी कि आतुर के विकार का प्रशमन तो हमको करना ही है, लेकिन जो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा भी करनी है। और एक दूध एक ऐसा माध्यम है जिससे स्वास्थ्य की अच्छे तरीके से रक्षा हो सकती है। जो नवजात शिशु होता है उसके लिए भी दूध ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और जो एक बूढ़ा व्यक्ति होता है उसके लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूध ही होता है।
और जैसे जैसे हमने ये भी सुना है कि एक दूध ही ऐसी चीज़ है जो हम अगर रेगुलरली पिएँ तो अच्छी उस प्रकार से ग्रोथ भी होती है। और जैसे हम आजकल हम देख रहे हैं कि अनेक प्रकार की हड्डियों के रोग हमें हो रहे हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो गया, ऐसे रोग आमतौर पे हमको सुनने को मिल जाते हैं। और तो यही कुछ सोच के हमने सोचा कि डेयरी का जो सौदा है, मतलब ये जैसे स्टार्टअप है, एक तरीके से देखा जाए तो इसका मतलब इसमें बेनिफिट तो इसमें है ही। डॉक्टर सौरभ बता रहे हैं कि डेयरी फार्मिंग में भी बेनिफिट है। डॉक्टर सौरभ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप मेडिकल लाइन में हैं, आप इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, आप अपना करियर उसमें भी आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, आपका कोर भी रहा है। कैसे मैनेज करेंगे, क्या सोचा है इसके बारे में? अभी तो फ़िलहाल सर हम नाइट ड्यूटी करके फिर कभी कभार यहाँ डेयरी में आ जाते हैं। हमारे यहाँ पे मैनेजर हैं, वो मेनली देखते हैं, बाकी उनको मैनेज अंकित करता है, साथ में इंटर्नशिप भी कर ही रहा है। तो ऐसा होता है कि जब हम रात को हम कर रहे हैं ड्यूटी तो सुबह अंकित मैनेज कर लेता है, उस समय रात को अंकित मैनेज कर लेता है। जब हम सुबह हम यहाँ पे आते हैं तो रात को अंकित देख लेता है, ऐसा हम करते हैं। आपका कहना है कि जब हमारी नाइट शिफ्ट रहती है तो दिन में अंकित जी देख लेते हैं और जब डे शिफ्ट रहती है तो रात को आप देख लेते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और आप सब लोग मिलकर ही काम कर रहे हैं। अदिति जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो डेयरी फार्मिंग है और जो आयुर्वेदा है, इसके बीच में क्या रिलेशंस आप देखते हैं, क्या विचार करते हैं इस पर? रिलेशन तो हमने जैसा ये पाया है कि मतलब हमारे आयुर्वेदा में काफ़ी सारे फॉर्मुलेशंस हैं जिसमें दूध का और दूध से बनी हुई काफ़ी चीज़ों का यूज़ होता है। लेकिन आजकल जैसा कि आप भी जानते ही हो बहुत अच्छे से कि प्योरिटी ख़त्म हो रही है धीरे धीरे करके हर चीज़ में। तो हमें वही हमारा पहले मेन यही था कि हमें दूध का स्टार्ट करना है, तो फिर उसमें हमें प्योरिटी पे मेन ध्यान देना है। दूध जितना प्योर होगा उतना बढ़िया है। और फिर उससे हम आगे अपने आयुर्वेदा के अगर कुछ मेडिसिन्स वगैरह मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी इनको यूज़ कर सकते हैं, बाई प्रोडक्ट्स को दूध के। तो इसीलिए भी हमने सोचा था कि इस तरीके से हम ऐड करेंगे दोनों को। बहुत सही। और आपने कहा है कि जो बाहर बाज़ार में जो दूध मिल रहा है उसकी क्वालिटी को हम लोग एक सामान्य व्यक्ति चेक नहीं कर पाता है, और जो भी मिल रहा है वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ संबंध है दूध का। दूध अगर क्वालिटी का है तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अंकित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ये विचार आपके पास आया है, क्वालिटी की बात डॉक्टर अदिति कर रही हैं, तो जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए क्या आपके पास कॉन्सेप्ट है जी। और किस तरह से क्वालिटी को आप इम्प्रूव करेंगे, किस तरह से इसकी मार्केटिंग होगी, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। क्वालिटी का मेन पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये है कि जो इनके स्टडी जब मैंने किया तो मुझे एक ही चीज़ कॉमन पाया मैं कि इनके अंदर जो मेन जो है यूरिया का जो मतलब डिफ़ॉल्ट होता है, यूरिया भैंस के अंदर जो लोग, जैसे कि यूरिया का कंसेप्ट ये होता है कि आप जितनी ज़्यादा यूरिया इनको देंगे खाने को उतनी ज़्यादा इनकी दूध की प्रोडक्शन बढ़ती है। जैसे कि अदर में क्या है कि अभी इसकी डिमांड कम है, अगर सेंट्रल पे स्टडी की हम बात करें तो कुछ परसेंटेज ही है, अगर हमें 70% चाहिए तो वहाँ हमें 5% मिल रहा है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल। तो इतने का वेरिएशन है। तो अब क्या है कि हर एक आज के समय में हर एक आदमी जो फैशन की तरफ बढ़ना चाह रहा है, किसी को ग्राउंड से मतलब नहीं है। जितने भी यंगस्टर है वो सारे फैशन की तरफ में, उनको वैसे भी मतलब स्टार्टअप चाहिए जिसमें ग्राउंड लेवल पे उनको उतनी मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, स्मार्ट वर्क करना चाह रहे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं मेरे कोई चीज़ें देखने को मिला कि इसमें जो है कि हार्ड एंड इसमें मतलब मेहनत तो है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी अगर हम मेहनत करें तो। बिना मेहनत के मतलब क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी। तो उसके लिए बहुत सारे बेसिक हैं, जैसे पहला हो गया कि आपका जो ऑर्गेनिक जो भी इनकी फीड हो, ऑर्गेनिक फीड हो जी, राइट। ऑर्गेनिक फीड जब इनको मिलेगा तो इनके जो दूध की क्वालिटी होगी वो इम्प्रूव होगी। सबसे पहला पॉइंट है कि हम इनको ऑर्गेनिक ही चीज़ें प्रोवाइड करें। अब बहुत सही कहा आपने कि ऑर्गेनिक की ही जो फीड है वो इनको प्रोवाइड करें, क्योंकि यूरिया की अगर इसमें मात्रा होगी तो दूध की क्वालिटी पर असर पड़ेगा। बहुत सही जानकारी आपने दी है। लेकिन ऑर्गेनिक बनाने के लिए, क्योंकि मैं ये तो देख रहा हूँ कि आपने ग्रामीण क्षेत्र चुना है और खेतों के बीच का इलाका है, तो ऑर्गेनिक होने में कुछ मदद मिलती है। तो मैं आपसे जानकारी चाह रहा हूँ कि जो ऑर्गेनिक बना रहे हैं आप इसको, उसके लिए आपके जो प्रयास है, जो फील्ड वर्क है, वो क्या क्या है? ऑर्गेनिक के लिए देखिए ये रिसाइकलिंग बेसिस है। जैसे कि भैंस ने जो भी चीज़ें मतलब फीड के रूप में खाया, तो जो उसके गोबर होते हैं उसको हम 90 डेज़ की साइकिल होती है, राइट, और फॉर्म की अकॉर्डिंग उसको हम 90 डेज़ के साइकिल में उसको ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं और फिर उस खाद से हम खेती करते हैं। हम ग्राउंड बेसिस पे अपनी खेत में उसको खेती करते हैं, उससे जो चीज़ें निकलती है उसको हम फीड के रूप में अपने भैंसों को देते हैं। अगर मैं इसके इंफ्रा की बात करूँ, जी, इंफ्रा में एक तो खेत आ गया, क्योंकि जहाँ पर आप उगाएंगे वो ऑर्गेनिक होगा, वो इंफ्रा में आपके शामिल है। दूसरी चीज़ है कि जो वेस्ट मटेरियल है, जो आपका गोबर है और भी जो वेस्ट मटेरियल हैं, उसको आप इस्तेमाल करेंगे ऑर्गेनिक खाद बनाने में।
इसके जो इंफ्रा में लगभग ये कितना बड़ा एरिया है आपके पास और कितना पशु आप रख रहे हैं? ये इंफ्रा जो है 50 बीघे का लैंड है, सिंगल प्लॉट है। और इस प्लॉट में हम मतलब 50-50 रेशो रखना चाह रहे हैं। 50 में भैंस को रखना चाह रहे हैं 50% में, और 50% में हम अपना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड करना चाह रहे हैं। पूरा 50 बीघा में आपका प्लान है जी। अभी वर्तमान में कितना है? वर्तमान में अभी ये 100 बीघा है, जिसमें अभी सिर्फ डेयरी रन कर रही है। और बाकी जो उसमें ये सब हुआ था कि जब हमने प्लानिंग करी थी तब हमारे पूरे 50 बीघे गन्ने डल चुका था, तो फिर मैं पूरे 50 बीघे खेती को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। फिर हमने जितना मुझे रिक्वायरमेंट थी उतने को मैंने यूज़ किया, डिस्ट्रॉय किया फसल को, और फिर उसको मैंने यूज़ किया। रिमेनिंग को मैंने सोचा कि जैसे ही फसल कट जाएगी तो नेक्स्ट साइकिल में हम अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर लें। जैसा कि एक पशु जिससे आप दूध ले रहे हैं, ये ग्रेजिंग एनिमल है, ये चरने वाला पशु है, पर अगर हम इसको बांध के रखते हैं तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और उन साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं? उनके लिए इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो इस प्रोजेक्ट को हमने 50 बीघे में कवर किया, इसीलिए किया ताकि उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा लैंड मिलेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग है पर एनिमल पे कितना में मतलब एरिया देना है, सारी चीज़ ऑलरेडी डिसाइड है कि हमें इस पशु पे इतना एरिया देना ही देना है। जैसे कि अब मूवमेंट की बेस में हम बात करें तो भैंस जैसे शाम को फीड जब ग्रहण की दूध दिया, उसके बाद से हमने उसको क्या किया कि अपने फील्ड में छोड़ दिया। फील्ड में मूवमेंट करी, बाहर जो मतलब हमने ओपन एरिया में ग्रास भी लगा रहे हैं उसमें उसको छोड़ दिया हमने सारे फीडिंग के बाद से। शाम को उसका वॉकिंग भी हो गया और फिर थोड़ी बहुत और चीज़ें रात को कर ली। उसके बाद से रात में जो है खुले आसमान में रखना होता है, मतलब उसमें कोई चीज़ रात को जो मूनलाइट होता है उसमें हम इसको रात को हम उसको रखते हैं। हल्की बहुत जो बारिश वारिश भी पड़ती है तो उसमें भी उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। उसके लिए अलग स्ट्रक्चर देना पड़ता है और खिलाने के लिए अलग देना पड़ता है। फिर हम ग्राउंड के लिए इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ है, जितनी ज़्यादा आप पे लैंड होगा उतनी ही ज़्यादा आप इसमें परफॉर्म कर पाएंगे। अभी आपके पास 20 भैंसों का हर्ड है जी। और उनके साथ उनके बच्चे भी हैं। ये जो पूरा इंफ्रा है, जो 1.25 बीघा का इंफ्रा है, उसकी लागत लगभग कितनी आई होगी? इसकी लागत जो है देखिए, अब तो हर एक चीज़ें कॉस्टली हो गई है, तो लागत इसमें आपका 25 लाख के अप्रॉक्स आया होगा। 25 लाख के आसपास इसकी कॉस्ट लगी है, जबकि लैंड आपकी अपनी थी। जी, लैंड अपना था और 25 लाख अप्रॉक्स अप्स एंड डाउन हो सकता है, और क्योंकि इसमें पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो 25 लाख है। बहुत सही जानकारी आप दे रहे हैं कि 25 लाख के आसपास इसका जो इंफ्रा है उस पर खर्चा आया है, लैंड आपकी अपनी थी। अगर हम यील्ड की बात करें, उत्पादन की बात करें, तो लगभग कितना उत्पादन अभी आपको मिल पा रहा है? अभी मैं पर डे 200 लीटर की प्रोडक्शन दे पा रहा हूँ, जो मतलब भैंस से दूध ले पा रहा हूँ। 200 लीटर कॉन्स्टेंट रहता है, तो अप्स एंड डाउन कभी 210 भी हो गया, ऐसे सारी चीज़ें। क्योंकि क्या होता है कि टेम्परेचर बेसिस से इफेक्ट होता है इस पर, क्योंकि ग्रामीण एरिया तो कभी कभी यहाँ पे धूप ज़्यादा भी होता है, पहाड़ी एरिया होता है वहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन रहता है, तो उस पर आधे लीटर का फ़र्क पड़ता है। जैसे कोई भैंस अगर 12 लीटर दूध दे रही है तो एक आधा लीटर कर देती है, आधे लीटर सुबह आधे लीटर शाम कम हो जाता है। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ भैंस के लिए मुफीद होती है वो जगह, या सही नहीं होती है? उसमें क्या होता है कि भैंस एक ऐसा एनिमल है जिसको टेम्परेचर कॉन्स्टेंट करते हैं, उसको हाई टेम्परेचर मिल जाए और नॉर्मल से नॉर्मल मिल जाए, दोनों में सर्वाइव करती है वो। उसका सबसे मेन मतलब जो प्लस पॉइंट होता है, उसको आपको हाई टेम्परेचर पे भी आप रख दें और लो टेम्परेचर भी रख दें। बस उसमें अगर लो टेम्परेचर मिलेगा तो प्रोडक्शन यील्ड थोड़ी सी बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ती है। और ऐसा अगर कभी, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है सब जब हाई लेवल पे जाता है तो थोड़ा सा प्रोडक्शन डाउन होता है। जब आपने इस काम को शुरू किया, इससे पहले, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन होता है तो उसकी मार्केटिंग पे पहले ध्यान जाता है, क्योंकि मार्केटिंग के बिना सब कुछ अधूरा है। तो जो मार्केटिंग है वो क्या है? क्या स्थानीय लोगों तक ही आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या कोई संस्था से आप जुड़े हुए हैं? अभी फ़िलहाल मेरा जो दूध है आंचल डेयरी जो है उसको हम प्रोवाइड करते हैं। वो दूध की क्वालिटी को चेक करते हैं, तो जो फैट वगैरह चेक करते हैं, तो उसके बारे में बताइए कि कितना फैट इसका आ रहा है, लगभग कितना रेट आपको पड़ रहा है पर लीटर के हिसाब से? हाँ, जो अभी सबसे जो मतलब इस लोकल एरिया से जितने भी दूध जाता है, यहाँ पे 35 गांव हैं। इस 35 गांव में सबसे मतलब हाईएस्ट जो फैट है वो हमारी भैंसों में है, क्योंकि उसका रीज़न है कि हमने ऑर्गेनिक पर फोकस किया और जो भी चीज़ हम भैंसों को प्रोवाइड कर रहे हैं हम अपना खुद का दे रहे हैं, हम अपने हाथों से रॉ मटेरियल सारी चीज़ें हम बना रहे हैं अपने सामने। मतलब उसमें हम कह सकते हैं कि यूरिया 0 है, उसमें हम बोल सकते हैं कि यूरिया 0% है और उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से फैट और एसएनएफ की मात्रा हमारा काफ़ी हाईएस्ट है। क्या फ़ायदे हैं एक संस्था से जुड़ने के, मार्केटिंग के पर्पज़ से, जब आप बता रहे हैं आंचल के बारे में? हाँ, मार्केटिंग के लिए था कि अभी हमने स्टार्टअप किया था तो हमें बहुत सारी चीज़ें इंफ्रा से लेकर हर एक लेवल से मैन पावर की थोड़ी सी सारी चीज़ें होती है, क्योंकि कोई बिजनेस जब हम एक सर्टेन सेक्टर से आगे सेकंड सेक्टर में हम जब इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत सारी मतलब इशू रहती है। तो फिर मैंने वहाँ पे क्या हुआ कि एक मेरा वो मार्केटिंग का फील्ड जब तक टीम मतलब लीड करेगी तब तक मेरे को ये था कि मुझे यहाँ पे अच्छा जगह मिल गया जहाँ मैं सप्लाई कर सकूँ।
तो वहाँ फिर इसलिए मैंने वहाँ पे बट आपको इजी मार्केटिंग मिल गई है, आपको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी वैन आती है और वो दूध लेकर जाते हैं। अभी 1 साल आपको हो गया है, दुग्ध उत्पादन भी हो रहा है, मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, मार्केटिंग हो रही है, दूध बिक भी रहा है। तो अभी तक आपने कितना हिसाब लगाया है कि जो कॉस्ट है, जो आपने लागत लगाई है, उसके अगेंस्ट कितना आपको मिल पा रहा है? ROI क्या जनरेट किया मैंने? अभी देखिए इसमें है कि जो मतलब इसमें जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसके जो रिटर्न्स हैं वो मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं। सपोज़ करिए कि 100-200 लीटर मेरा दूध प्रोडक्शन पर डे हो रहा है, तो उसमें आप ये मान के चलिए कि टोटल एक्सपेंसेस जो है 100 लीटर पे एक्सपेंसेस चला जाता है, एवरीथिंग नेट प्रॉफिट आपका 100 लीटर बचता है। तो आपका कहना है कि जो 100 लीटर दूध है उस पे जो कॉस्ट आती है वो मेरे लागत में आ गई, एक्सपेंसेस पे आ जाती है, खर्चों पर आ गई, और बाकी 100 लीटर का आपको Benefit। बच गया। तो ये प्लान तो आपके लिए बहुत मुफीद है। और क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपके सामने? क्योंकि आप तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी हैं, उसके अलावा आप जो है डेयरी फार्मिंग भी देख रहे हैं, तो क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने आती हैं डेयरी फार्मिंग में? देखिए सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट होता है। ये मतलब पशु एक ऐसा मतलब ये भैंस जो है ऐसा एक पशु है जिसमें कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर इसका दूध निकालने का टाइम 5 बजे है तो 5:05 नहीं चाहिए। तो उसमें क्या आता है, क्या दिक्कतें आ जाती हैं? मतलब अगर टाइम थोड़ा सा वेरी कर गया तो क्या होता है? उसके लिए हम मतलब बैकअप लेके चलते हैं। अगर जो हमारी मैन पावर है उसको हम मतलब एक एक्स्ट्रा मैन पावर रखते हैं कि अगर किसी रीजन की वजह से हमारे आदमी को या हमारे मैन पावर को कुछ इशू हो गया तो सेकंड बैकअप जो है तुरंत उसको ऑन द स्पॉट पे डील करते हैं। बहुत सही। और अच्छा, एक चीज़ और भी मैंने सुना है कि मैं यहाँ कहीं भी वो पंप नहीं देख रहा हूँ जिससे दूध निकाला जाता है। हाँ। अक्सर डेयरियों में मैं देखता हूँ कि वो पंपिंग मशीन ऊपर ही पाइप्स उसके होते हैं, वो इंफ्रा का एक हिस्सा होता है। आप क्या नहीं देख रहा हूँ, तो कैसे करते हैं आप इसको? उसकी कहीं ना कहीं मेरी स्टडी थी बहुत जगह, मतलब मैंने इस चीज़ों को अपने आयुर्वेद में भी स्टडी करी और सारी चीज़ें, तो वहाँ मैंने पाया कि जो नेचुरल प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस है, उसको हम बीट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं पशु के ऊपर जो उनके लाइफ स्पैन होता है, लैक्टेशन का होता है, उसका इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, ये इसका असर पड़ता है इस पर? डेफिनेटली पड़ता है। तो आप जो पूरी चीज़ें हैं वो क्वालिटी वर्क करना चाह रहे हैं ताकि क्वालिटी प्रोडक्शन मिल जाए, और जब क्वालिटी प्रोडक्शन होता है तो प्रॉफिट भी उसी तरह से इंक्रीज होता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। अभी मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर सौरभ से। डॉक्टर सौरभ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो मूवमेंट है, पशुओं का जो मूवमेंट है, वो कितना बेनिफिट करता है प्रोडक्शन की क्वालिटी पर? जैसे हम लोगों को मूवमेंट की ज़रूरत है वैसे उन्हें भी मूवमेंट की ज़रूरत है। अगर एक ही जगह में रहेंगे थोड़ा बहुत क्वालिटी, दूध की क्वालिटी में और प्रोडक्शन में कितना निकलता है उसमें भी थोड़ी कमी आती है। जैसे नॉर्मली रेंज 10 से 14 के अराउंड होती है, मैक्सिमम 14 लीटर निकल जाता है दूध और मिनिमम 10 लीटर। तो अगर हम एक ही जगह पे उस पशु को रखेंगे और जैसे आप मैकेनिक बात कर रहे थे, अगर मैकेनिक तरीके से निकालेंगे तो पहले तो निकलेगा ठीक ठाक, लेकिन वैसे में जो भैंस है उसकी जो लाइफ स्पैन है वो भी ख़त्म हो जाती है, और साथ में दूध भी उस समय ज़्यादा निकलेगा लेकिन लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। मतलब लॉन्ग टर्म में आप देखें तो दूध कम ही निकलेगा आपका। ये बात मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई डेयरी में मैं जाता रहता हूँ और वहाँ मैं बातें करता हूँ, लेकिन मैं आपसे ही जानकारी पा रहा हूँ कि वो जो पाइप है जिससे आप उसको पंप करते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है पशु के स्वास्थ्य की दृष्टि से। अभी तो फ़िलहाल मतलब माइंडसेट तो हमने स्टार्टिंग से बना ही रखा था ऐसा, जब से हमारा कॉलेज चल रहा था 2nd-3rd ईयर से, कि हम लोग को साइड बिजनेस तो करना ही करना है। तो इसीलिए माइंडसेट तो ठीक बना रखा है, बस वही टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मेडिकल फील्ड है तो उसको पूरा टाइम देना पड़ता है, तैयारी भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है और इंटर्नशिप भी है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होती है। लेकिन कोशिश पूरी रहती है हमारी कि इसको भी प्रॉपर टाइम दें। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल है आपसे कि आप बिजनेस की तरफ भी बढ़ रहे हैं, बाकी मेडिकल आपका कोर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं हर्डल्स पैदा हो दोनों के बीच में? हर्डल्स तो हर जगह पैदा होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि इतनी सिंपली कोई काम हो नहीं जाता है। बस वही है, हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी हर्डल्स आते हैं हम उनको कोशिश करेंगे कि पार करें एक के बाद एक। बहुत सही। और आपका कहना है कि हर्डल हर जगह आती है, चुनौतियां सब जगह होती हैं, जोखिम सब जगह होते हैं, तो उनके डर से ये ना हो कि हम अपना रास्ता रोक दें, हमें चलते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। डॉक्टर सौरभ, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो शहर की डेयरियाँ में देखता हूँ, ये ग्रामीण क्षेत्र है, पशुओं को पालने का अक्सर काम ग्रामीण क्षेत्रों में होता था
क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। उनके लिए चारा हो जाता है, हरी घास होती है और स्थान होता है, क्योंकि हर पशु के हिसाब से उसका स्थान होता है कि इतने बाई इतने में अगर आपके पास जगह है तो आप इतने पशु रख सकते हैं। जो शहर की डेयरी है और यहाँ की डेयरी है, उसके बारे में थोड़ा सा आपने, क्योंकि स्टडी किया होगा जब आप इस कार्य से जुड़े हैं, तो क्या आपकी स्टडी में आया? जैसे मैंने आपको बोला, जैसे आपको पता ही है कि 50 बीघा लैंड हमारे पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे जैसे जानवर हैं गांव में, क्योंकि हमारे पास लैंड ज़्यादा है, आसपास घर वगैरह भी नहीं बने हुए हैं, खाली है, मतलब वेंटिलेशन इजीली हो जाता है। तो भैंसों को मूवमेंट वगैरह भी आराम से मिलती है। तो मेन फैक्टर मूवमेंट का भी है। जैसे रात को अगर हम उनको मून लाइट भी दे रहे हैं तो उनकी दूध की क्वालिटी भी बढ़ती है। लेकिन शहरों में क्या होता है, क्योंकि एरिया कंसाइन को कम होता है बहुत ज़्यादा, साथ में घिरे, क्योंकि मकान वगैरह बने रहते हैं तो घिरा हुआ रहता है, तो दूध की क्वालिटी भी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि मूवमेंट भैंसों का कम है। बहुत सही कहा आपने कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कम जगह पर बहुत ज़्यादा पशुओं को रखना, वो एक तरह से अत्याचार होता है, पशुओं पर क्रूरता होती है कि आप एक जगह रखेंगे तो उनकी जो मनोस्थिति है पशु की वो बिगड़ जाती है और जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी पर भी असर पड़ता है। अदिति, कितना सहमत है इस बात से? मैं पूरी तरह सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही जीवित प्राणी हैं। तो सफोकेशन तो उनको भी हो गई। अगर एक ही जगह पे कॉम्पैक्ट करके हमने सबको एक साथ रख दिया तो उनको भी दिक्कत होगी। तो उनको भी एक एरिया चाहिए रहता है, ओपन स्पेस, ताकि वो थोड़ा घूम सके। और जितना अच्छे से उनका मूवमेंट होगा, तो उतनी अच्छी उनकी हेल्थ रहेगी। हेल्थ अच्छी रहेगी तो उतना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा। बहुत सही बात है। और पशुओं के साथ क्रूरता तो बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि उनमें भी जान होती है, उनको भी दर्द होता है, उनको भी पीड़ा होती है। ठीक है, दूध का प्रोडक्शन पशुओं से मिलता है तो उनको प्यार से रखने की बात की जाए, उनको वो परिस्थितियां उनके सामने होनी चाहिए जिससे वो आरामदेह तरीके से वो रह सके। डॉक्टर अंकित मौर्य, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ने पूरा जो इंफ्रा तैयार किया है, 50 बीघा लैंड की आप बात कर रहे हैं, तो जब आपने पेरेंट्स से बात की कि मुझे ये शुरू करना है, तो उनका क्या कहना था? उन्होंने तो ये भी कहा होगा कि आप मेडिकल फील्ड में हैं, कहाँ आप इधर फिर आ रहे हैं? मेडिकल फील्ड में जाने के बाद व्यक्ति, युवा, वो सोचता है कि मैं अपना एक अच्छा सा क्लिनिक, एक हॉस्पिटल, उसको रन करूं, यही विचार आता है। आप फिर गांव की तरफ लौट गए, जबकि लोग गांव से दौड़ रहे हैं, तो क्या वजह है, क्या विचार है और परिवार क्या कहता है इसमें? देखिए, इसमें फैमिली का तो कहने के मतलब सपोर्ट एक तरह से कह लीजिए मतलब रहता ही है, मतलब कम रहता है। क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें होती है कि जैसे हमें जो चीज़ें पता है, राइट, हम अभी करंट अकॉर्डिंग, मतलब करंट के टाइम के सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम सोच रहे हैं। फैमिली तो क्योंकि पहले से भी, मतलब पहले का भी, प्रेजेंट का भी और फ्यूचर भी सोचती है। तो कहीं ना कहीं मुझे पूरे स्टडी के अकॉर्डिंग मुझे ये लगा कि सारे लोग जो है कि मतलब ग्राउंड से सीधे अर्थ की तरफ भागना चाह रहे हैं, मतलब ग्राउंड से उधर जाना चाह रहे हैं। अगर ऐसी 100 में से 100% में सब लोग यही करना चाह रहे हैं, तो आखिर में ग्राउंड की वैल्यू क्या होगी इन फ्यूचर आने में? अगर 10 लोग हैं, 10 में से 10 लोग शहर जाना चाह रहे हैं, तो गांव की वैल्यू क्या होगी? अगर वैसा चीज़ें हो जाएगी। और यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखा मेरे को। अगर आयुर्वेद की बात करें, जैसे कि गांव में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमारी लैंड हमारे पे ज़्यादा, हम चाहे तो एलोवेरा की खेती भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जिसको वहाँ पे जाना है, लेकिन एट दिन हमें वहाँ जाने के बाद भी जो चीज़ें हमें नीड है वो जो फुलफिल हो रही है वो कहाँ से हो रही है? एक चीज़ और डॉक्टर अंकित, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये पूरे हर्ड में मेरे को गाय नहीं दिखाई दे रही है। राइट, नहीं, एक गाय है। एक गाय है। राइट। क्या गाय को भी आप बढ़ाना चाहेंगे इसमें? गाय को हमने सेवा के पर्पज़ से, पहले से ही हमारा थॉट है कि हम गाय को सेवा के पर्पज़ से रखेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि गौ सेवा सबसे प्रथम सेवा होती है। तो हमने अभी गौ सेवा को, मतलब प्राइमरी बेस हमारा जो गौ सेवा भी है, गौ सेवा रखने का हमारा प्लान है। आपका कहना है कि गाय को भी हमने रखना है, पर सेवा के पर्पज़ से, प्रॉफिट के पर्पज़ से नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने अभी आहार के बारे में बताया कि ऑर्गेनिक है। जी। जो इसका आप आहार तैयार करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत तरह के दाने मिलाए जाते हैं, जी। उसके बारे में बताइएगा कि क्या विशेष है आपके आहार में? देखिए, उसमें क्या होता है कि हमारे कंपोनेंट जो होते हैं, जैसे कि मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, तीरा हो गया, सोयाबीन हो गया, और साथ में आपका मेथी हो गया। तो ये कंपोनेंट्स हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, आप उसको अगर लैब में ले जाके आप उसको परीक्षण करें तो ये कंपोनेंट्स होते हैं जो देने चाहिए। अच्छा, जैसा आप ये कंपोनेंट्स तो बाज़ार से खरीदते हैं, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि ये ऑर्गेनिक ही होंगे?
जो मतलब मैं दे रहा हूँ, उसकी सबसे पहली चीज़ है कि आप उसको देख सकते हैं कि जो भी चीज़ है मैं इनके जो गोबर उसको ऑर्गेनिक बना के उसकी खेती जो की जा रही है वो ऑर्गेनिक से की जा रही है, ना कि यूरिया से की जा रही है। अच्छा, आप इस चीज़ को देखते हैं कि ये जो कंपोनेंट आ रहे हैं, चाहे वो मेथी की बात आप कर रहे हैं, जी। चाहे तिल की बात आप कर रहे हैं, दाने की बात आप कर रहे हैं, तो आप ये चेक करते हैं कि ये ऑर्गेनिक तरीके से हुए हैं या नहीं? हाँ, पर पहले हम अप्रोच ये करते हैं कि हम खुद ही अपना दूसरे से हमें परचेस करने की हमें जितनी रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट उतना लैंड हम मतलब रखें और उसमें हम उसकी खेती करें, हमें उतना रिक्वायरमेंट हमें अपनी खेती से प्राप्त हो जाए। तो जो आपका जो प्लान है वो ये है कि जितना भी इसमें इस्तेमाल होता है अनाज, वो सब आप अपनी खेती से निकालें। राइट, वो हम मतलब आने वाले समय हम प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी तो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से हमें मार्केट से कुछ परचेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर हमारी ये प्लानिंग है कि हमें वो पूरे अपने ही टीम के अकॉर्डिंग टीम को मतलब वो करके और हमें उसको वो करना है, प्रोड्यूस करना है। आपके पास कितना वर्क फोर्स है? वर्क फोर्स अभी राइट नाउ मतलब भैंसों के ऊपर अभी 3 लेबर रखे हुए हैं हमने और बाकी मैनेजमेंट की जो टीमें हैं उसके लिए 2 लोग हैं, अभी 5 लेबर हमारे पे हैं जो इस डेयरी को मैनेज कर रही है। एक बात और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपकी डेयरी जी जो और डेयरियाँ हैं जी। उनसे अलग क्या है? देखिए, उससे अलग ये है कि सबसे पहली चीज़ हम उनके जो एक्चुअल डेयरी किस पर्पज़ से जाना जाता है, दूध की वजह से, राइट। तो दूध में जो चीज़ें मैंने बताया कि आप देखो यूरिया जो बाहर की जितने भी कंपोनेंट्स हैं आप उसको निरीक्षण करिए अपने स्तर पे या किसी लेबोरेटरी के, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि यूरिया की कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे मेन कंसर्न हमारा यह है कि जो भैंस यूरिया खाए, अगर यूरिया खा रही है तो देगी भी यूरिया, और जो कि बॉडी के लिए काफ़ी मतलब डिस्ट्रॉय है। एक बात और आती है कि अक्सर जो डेयरी फार्मिंग करते हैं उनके यहाँ जो मेल जो बच्चा होता है जिसे हम बछड़ी कटड़ा बोलते हैं, जी उसको अक्सर कई बार छोड़ भी दिया जाता है। जी। तो आप जो आपके यहाँ जो मेल जो बच्चा होगा इनका, उसका आप किस तरह से सदुपयोग करेंगे, क्या प्लान है आपका? देखिए, इसके प्लान है जैसे आज के समय में लोग एआई की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो नेचुरल प्रोसेस है उस पर हमारा फोकस है कि हम उन बच्चों को मतलब हम अपने पास ही उसको 2 साल में रेडी करेंगे और जिनको एक्चुअल रिक्वायरमेंट है जिन डेयरियों को उनको हम सप्लाई करेंगे, उनको ही करेंगे। बहुत सही है, आप उसको छोड़ोगे नहीं, आप उसको जो है एआई के लिए इस्तेमाल करेंगे, नेचुरल प्रोसेस के लिए। अदिति, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस समय हम मैदानी इलाके में हैं और डेयरी फार्मिंग के पर्पज़ से आपने भैंस को पालना ज़्यादा उचित समझा क्योंकि टेम्परेचर भी यहाँ इनके मुफीद है। देहरादून में भी एक प्लान है डेयरी फार्मिंग का, वो प्लान क्या है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। हाँ जी, तो जैसा कि आपने बताया अभी कि ये यूपी के इलाके में आ रखे हैं हम, तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे भैंस रखी हुई है क्योंकि जैसा कि अंकित जी ने बताया था अभी कि भैंस जो है वो टेम्परेचर मतलब वो कर लेती है, अडेप्ट कर लेती है, उसको ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन गाय के साथ दिक्कत होती है, वो हाई टेम्परेचर में उसकी हेल्थ में दिक्कत आने लग जाती है, तो इसलिए फिर मिल्क प्रोडक्शन में भी दिक्कत आएगी। तो इसीलिए हमने देहरादून में ये रखने का सोचा है कि यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा गाय नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा भैंसें हैं, तो देहरादून में हम गायें भी रखेंगे मतलब भैंसों के साथ साथ, क्योंकि वहाँ पे उनका मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे से होगा। तो उसके लिए जो लैंड है और जो इंफ्रा है उसकी तैयारी चल रही है? हाँ जी, अभी स्टार्ट हो गया है हमारा, मतलब लैंड वगैरह का हमने एग्रीमेंट वगैरह कर दिया है, अब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया है अभी बनना। सबसे पहली बात तो ये कि युवाओं को सलाम है और आप अपनी फील्ड से अलग हटकर कुछ कर रहे हैं, एक स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया है और बड़े क्योंकि रिस्क भी है, इस रिस्क को भी आपने उठाया और जैसा कि अदिति अभी बता रही थी कि रिस्क से क्या डरना, जब आपने काम करना है आप अपने मनोयोग से काम करिए, आप आगे बढ़िए, कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ काम करने का की इच्छा शक्ति है। डॉक्टर सौरभ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आयुर्वेद और पशुओं का उपचार क्या व्यवस्था है? देखिए, आयुर्वेद में एज स्पेसिफिकली ऐसे कुछ नहीं है मतलब पशुओं के लिए, वो सभी जीवों के लिए मतलब आयुर्वेद तो हमको पता ही है। जैसे किसी भी जीव को कुछ हो, जैसे कभी कुछ जैसे डॉग्स होते हैं उनके कभी कुछ हो जाता है तो वो अपने आप ही उपचार खुद कर लेते हैं, तो आयुर्वेद तो हमारे अराउंड है ही। लेकिन मेनली हम हम भैंसों की मदद कैसे करते हैं वो हम स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं इंटरव्यू में कि आयुर्वेद में क्या है, जो स्वस्थ जैसे स्वस्थ व्यक्ति है या स्वस्थ जीव है उसकी जो स्वास्थ्य है उसकी संरक्षण कैसे कर रहे हैं हम, तो संरक्षण हम कर ही रहे हैं। हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं करा रहे उनका, हम उनको जो दूध जो हम उनको चारा वगैरह दे रहे हैं वो सब बायो मतलब नेचुरल तरीके से उगाया जा रहा है।
जो उनका गर्भाधान वगैरह जो हो रहा है वो भी हम नेचुरल तरीके से करा रहे हैं। बाकी जो मेजॉरिटी हम कोशिश करते हैं कि सब नेचुरल तरीके से ही हम करें यहाँ पे। तो अगर हम सब चीज़ नेचुरल तरीके से करेंगे तो बीमार होना तो 90% ख़त्म हो जाता है कि बीमारी ना हो भैंस। तो जैसे कि हमारी जो दूध निकालने की व्यवस्था है वो नेचुरल है। जैसे हमारे पास जो एक्सपीरियंस जो लोग हैं यहाँ पे 40 साल का उनको एक्सपीरियंस है, तो 1 घंटे में 10 भैंसों का दूध निकाल देते हैं। तो वो वही निकालते हैं, हमारा कोई आर्टिफिशियल तरीका नहीं है। डॉक्टर अंकित, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उपचार की व्यवस्था, कभी रोग भी हो जाता है, तो एक तो ये होता है कि वेटनरी डॉक्टर से आपका संपर्क होता है और वो आते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं, समय समय पर वैक्सीनेशन भी होता है, पूरी व्यवस्था है, एक पूरा सिस्टम है। कभी कोई तकलीफ़ आ जाना, उसका जो आयुर्वेद तरीका है वो हमारी रसोई से भी निकलता है कई बार, जी। तो वो क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। देखिए, उसके बारे में जब मैंने अपने मतलब जो ग्राउंड लेवल पे जो कार्य करने वाले लेबर हैं, इसीलिए मैंने हेवी एक्सपीरियंस आदमी को रखा मैंने, जिनकी एक्सपीरियंस 40 साल 35 साल है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उन्होंने 35 साल 40 साल अगर ग्राउंड में, क्योंकि वो जो डॉक्टर है उसको हम कॉल करेंगे, वो आएगा डॉक्टर, तो कभी कभी क्या होता है, काफ़ी चीज़ें डिले हो जाती है, राइट। तो उसकी वजह से वो ग्राउंड सिचुएशन को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें होती है। तो ग्राउंड लेवल पर उतनी चीज़ें अवेलेबल होती है डेयरी पे, जो कि तुरंत उसको ऑन दिस मतलब जो चीज़ें उन्होंने दिया और भैंसों को उस हिसाब से उनको रिलीफ मिल जाता है। जैसे कई बार अफारा होने की प्रॉब्लम होती है, कभी खुरपका हो जाता है, कभी जीभ उनकी उसमें छाले हो जाते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसका उपचार जो है वो सब आपका जो स्टाफ है वो सब जानते हैं। बिल्कुल राइट। वो क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है ना, उन्होंने 40 साल 50 साल उस एरिया में काम किया है, इसीलिए मैंने उतने ही लेवल पे जो इसका एक्सपीरियंस 30 साल 40 साल है, उसी को काम करने के लिए मैं हायर करता हूँ। मैं कॉस्ट की मतलब वो नहीं करता, क्योंकि जिस एक्सपीरियंस है तो पैसे देने पड़ेंगे। 50 बीघा का जब आप कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, अभी तो आप 1.25 बीघा में है, जी। वो आपका प्लान है, पाइपलाइन में है, लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास पशुओं की संख्या लगभग कितनी होगी? उस समय लगभग मिनिमम 200 से 300 पशु होंगे मिनिमम। और उसी में आप चारा भी उगाएंगे? नहीं, उसके लिए हम और वो मतलब अलग से लैंड हम पर वो करेंगे, एक्वायर करेंगे, लीज एग्रीमेंट बेसिस पे यहाँ पे इजीली मिल जाता है, और हम लीज पे लेके उसकी खेती करेंगे। डॉक्टर अंकित मौर्य, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप ओवरऑल देख रहे हैं और आपका विजिट ज़्यादा होता है यहाँ, जी। जो फिर मैं आहार पर आता हूँ, पशु के आहार पर क्या खास आपके पशु को मिलता है? जो भूख एक ऐसी चीज़ होती है कि जब भूख लगती है तो कुछ भी दे दो, खाना पसंद करता है। उसके पास कोई अलग ऑप्शन नहीं होता है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। आप जो भी चीज़ देंगे, आप यूरिया दीजिए या कुछ भी दीजिए, उसको भूख लगे तो खाना ही पड़ेगा। और बेसिक चीज़ें जो मैकेनिज्म को हम देखें तो यूरिया जाने से दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से लोग अपने मतलब मैनेजमेंट को या प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूरिया का देना पसंद करते हैं। तो भैंस को अब भूख लगी है, आपने कोई और चीज़ नहीं मिलेगा, तो जो आप दोगे वही खाएगी। तो ये चीज़ें होती है मेन, कि हम उसको चाहे कुछ भी हो जाए, हम जितना उसकी डाइट है उतना हम ऑर्गेनिक में ही प्रोवाइड करते हैं। इसकी जो कॉस्ट है ऑर्गेनिक की, वो ज़्यादा पड़ती है? हाँ, और क्योंकि डेफिनेटली अगर हम ग्राउंड बेसिस पे करेंगे तो कॉस्ट तो डेफिनेटली आएगा। अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो विदाउट कॉस्ट क्वालिटी नहीं आती। आपसे जो बात करके मुझे जो महसूस हुआ, जो मैं आकलन कर पा रहा हूँ, वो ये है कि कॉस्ट भले ही ज़्यादा है, पर आप उसको ऑर्गेनिक आहार दे रहे हैं जी। लेकिन उसके बाद भी आप उस पर प्रॉफिट की स्थिति में है, क्योंकि आप पूरा क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किए बिना भी प्रॉफिट लाया जा सकता है। ये टीम बता रही है, एक युवाओं की टीम बता रही है कि हमें क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, हमें ऑर्गेनिक आहार देना है, दूध की क्वालिटी मेंटेन रखनी है, उसमें फैट का लेवल मेंटेन रखना है, और हम तभी प्रॉफिट की स्थिति में है। तो ये तो एक नज़ीर है, एक सीख है और लोगों के लिए भी, कि आप अगर क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किए बिना भी प्रॉफिट पा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है। मैंने सुना है कि आपने पहले भी एक स्टार्टअप शुरू किया था। क्या था स्टार्टअप और कितना सबक लिया आपने उससे? जी सर, एक्चुअली क्योंकि जैसे हमने बोला कि हम सेकंड ईयर से जुड़े हुए हैं साथ में, हमको आज 4था या 5वां साल है जो हम साथ में हैं। तो इससे पहले भी, क्योंकि हमारा पहले ही से यही व्यू था कि हमको साइड वाइज एक बिज़नेस स्टार्ट करना है। हम तीन लोग हैं, हमारे साथ 2-3 लोग और हैं। हम मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो दूसरी फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो थोड़ा बहुत ऐसे भी हम वो मैनेज कर देते हैं टाइम का, क्योंकि जिस समय हम बिज़ी हों उस समय ज़रूरी नहीं कि वो बिज़ी हों। तो पहले भी हमने बिज़नेस स्टार्ट करता, बता रहा था मैं आपको। तो वो AMC कंपनी थी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी। तो हम कंसल्टेशन देते थे लोगों को, क्योंकि हमको थोड़ा बहुत मार्केट का भी नॉलेज है, अच्छा खासा नॉलेज है। तो वो भी देते थे, उससे थोड़ा बहुत जो रेवेन्यू था वो ही हमने यहाँ पे इन्वेस्ट करा है।
तो उस समय हमको लॉसेस भी बहुत बड़े भी हुए थे, तो वो लॉसेस बताने। और डॉक्टर सौरभ, एक चीज़ है कि जो लॉसेस बड़े हुए, आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने कहा नहीं कोई बात नहीं। मैंने तो आपके बारे में ये भी सुना है कि आप बुक्स भी मंगाते थे, रीसेल करते थे। जी जी। ये स्टार्टअप तो आपका शुरू से ही रहा है, चाहे छोटा स्टार्टअप है बड़ा स्टार्टअप है, वो मायने नहीं रखता है। बात यह है कि आपके अंदर जज्बा है कि मुझे बिजनेस करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। जी। तो जैसे ये एम से जो कंपनी थी, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करा, हमारे बीच में मतभेद भी बहुत हुए, लेकिन हम उन मतभेदों को ओवरकम करने के बाद फिर हमने ये स्टार्टअप दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। और अब एक स्टार्टअप देहरादून में भी कर रहे हैं, जैसे कि आपने बोला बुक्स का भी हमारा एक स्टार्टअप है। हम बुक्स को रीसेल करते हैं, ऑनलाइन इंस्टाग्राम में सेल करते हैं, उसमें भी अच्छा खासा हमको 100% के अराउंड उसमें भी बेनिफिट हमको होता है। बहुत बढ़िया, और यही तो चाहिए, युवाओं में इतना जज्बा होना चाहिए। अदिति, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका कि ये पूरा जो ग्रुप है आप जुड़ी हैं, और एक अकेली लड़की हैं आप उनके बीच में, क्या एक्सपीरियंस रहता है आपका कि कभी प्रॉफिट कभी लॉस? मुझे काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला था जब से मैं इनसे जुड़ी थी। मैं सेकेंड ईयर के बाद से जुड़ी थी। मतलब स्टार्टिंग में इतना नहीं था एक्सपोजर, क्योंकि मेरे को ज़्यादा मिला नहीं था। आई वॉज़ नॉट एन आउट गोइंग किड, तो मैं एक्सपोजर ज़्यादा मुझे मिला नहीं था। लेकिन इनके साथ आके थोड़ा बाहर निकली तो काफ़ी चीज़ों का पता चला। स्टार्टअप में इंटरेस्ट मुझे भी पहले से ही था, तो बस एक के बाद एक फिर जब साथ मिले तो आइडियाज़ आए तो फिर हमने कहा काम करके देखते हैं। हमसे बात करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आपसे एक प्रेरणा लेके जा रहा हूँ, एक एनर्जी लेके जा रहा हूँ कि जब आपने कुछ करना होता है, जोखिमों से मत डरिएगा, आगे बढ़िएगा, प्लान कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।